हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। और ये सीरीज है, इंक्यूबेशन सीरीज है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक्स ठीक नहीं है। और मैं रोहित मढ़ान, आपका मेंटोर, इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा ताकि आप अपना बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग कर सके। तो लेट्स डिस्कस वेदरिंग। तो आज बहुत ही मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेदरिंग को पढ़े क्यों, क्यों पढ़ना है वेदरिंग को, वेदरिंग इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। अगर आप देखोगे ना वेदरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो जमीन से लेकर के हमारा जो बिल्डिंग है, हमारे मुंह तक जाने वाली जो चीजें हैं, वो सभी वेदरिंग के थ्रू है। चाहे आप कोई भी अगर कोई भी फूड खा रहे हो, चाहे आप बाहर जाकर के कुछ भी चीज आप खाते हो, वो सब वेदरिंग का ही कमाल है। क्यों? आप सोयल फॉर्मेशंस को तो देखा ही होगा ना। तो सोयल फॉर्मेशंस वेदरिंग के बिना नहीं हो सकता। वेदरिंग होगी तो वेदरिंग क्या है, एक इनिशियल प्रोसेस है विच लीड टू दी सोयल फॉर्मेशंस। ओके। दूसरा, आप जो मिनरल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जिन हम मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल्स रिच हमें फूड खाने चाहिए इस तरीके के, वो जो मिनरल्स आ रहे हैं सोयल से लेकर के प्लांट्स में, वो भी इन्हीं का ही मेजर रिजल्ट्स है, मिनरल्स। ओके। क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होगा, हर चीज होगी, तभी तो मिनरल्स आएंगे। वो किसका कमाल है? वो वेदरिंग का कमाल है। दूसरा, आप देखोगे जो लैंडस्केप जो डेवलप हुआ, आप वेराइटी ऑफ लैंडस्केप देखते हो, आप सीनिक ब्यूटीज को देखते हो, ये सब रिजल्ट्स किसके हैं? ये इसी के तो है। तो अनइवन सरफेस आप देखोगे या लैंडस्केप आप देखते हो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस, दिस इज रिजल्ट ऑफ दिस। आप मिनरल्स को देखो, मिनरल्स कैसे हैं? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे मिनरल्स का, वो वेदरिंग पे डिपेंड कर रहा है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशंस भी वेदरिंग पे मेजर हो, क्योंकि जब वेदरिंग होती है तो मिनरल्स का क्या होता है, मिनरल्स होता है तो विरोजन्स क्या करता है, सोर्टिंग करता है। तो आप देखोगे जो वेदरिंग है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर रोल प्ले कर रही है। तो आप जब वेदरिंग को देखते हो तो वेदरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो सर्वाइवल्स है वो वेदरिंग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सोयल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, ऑक्सीजन कैसे लेंगे, वो सब कौन डिपेंड कर रहा है? वो सब डिपेंड करता है वेदरिंग पे। तो वेदरिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हमें वेदरिंग को पढ़ना है, क्योंकि हम जब तक वेदरिंग को नहीं समझेंगे तब तक हम एग्रीकल्चर को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तभी हम कहते हैं कि जो सोयल फॉर्मेशन होता है, इट इज एन, अगर सोयल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, नॉट डिसइंटीग्रेशन, डिग्रेडेशन हो रहा है, इट इज एन इरिवर्सिबल फिनोमिना। क्यों? क्योंकि वेदरिंग बहुत स्लो प्रोसेस है और सोयल फॉर्मेशन उससे भी स्लो प्रोसेस है। तो डिफाइन वेदरिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ द वेदरिंग। कौन कौन सी मेन कैटेगरीज? केमिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग। तो हम दोनों कैटेगरीज में देखेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखेंगे वेदरिंग होता क्या है, क्या है वेदरिंग। अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन जब होगा उसको बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल अल्टरेशन। केमिकल अल्टरेशन इन डिकम्पोजिशन। तो वेदरिंग दो तरीके से हो रहा है। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है जिसको हम फिजिकल जो फॉर्मेशन, जिसको हम फिजिकल ब्रेकडाउन कह रहे हैं। दूसरा है केमिकल अल्टरेशन जिसको हम डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। तो केमिकल अल्टरेशन में तो आप देखोगे एनिमल्स या फिर अदर्स जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है, अदर इन्वर्टिब्रेट्स है, जो उनका बहुत बड़ा रोल रहा होगा, वाटर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। फिजिकल ब्रेकडाउन में जो टेम्परेचर्स है, जो फिजिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम दोनों को रिलेट करेंगे। हम देखेंगे कि फिजिकल ब्रेकडाउन का क्या केमिकल अल्टरेशन में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है, क्योंकि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जब होगा उसको सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उससे केमिकल अल्टरेशन जो होगा उसको, उसकी जो रेट होगा उसको अफेक्ट करेगा। तो वेदरिंग क्या हुआ? वेदरिंग इज इन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एज वेल एज केमिकल अल्टरेशन। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल लेंगे हम लकड़ी का, वुड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप वुड के एग्जांपल से देखोगे, अगर आप वुड को जला दोगे तो जलाने से क्या होगा, उसका केमिकल अल्टरेशन हो रहा है। अल्टरेशन हो रहा है ना। तो केमिकल जब अल्टरेशन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, उसमें रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होंगे। जबकि फिजिकल जो ब्रेकडाउन है, फिजिकल ब्रेकडाउन में ये रिवर्सिबल होता है। इसका आप पीछे जा सकते हैं, बल्कि केमिकल अल्टरेशन इज इरिवर्सिबल, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो गई है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो लकड़ी का अगर आप छोटे छोटे ग्रैनुलर्स में उसको लकड़ी को तोड़ देते हो, या फिर कोल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हो, पर अगर कोल जल गया तो वो केमिकल अल्टरेशन हो जाएगा उसका। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेदरिंग को समझने के लिए।
अब देखते हैं व्हाट आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग की दो बेसिक कैटेगरी जैसे मैंने बताया, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। व्हाई डज रोक वेदर? अच्छा, रोक वेदर क्यों होती है? जब रोक हुआ, रोक अच्छा बनती कैसे? हमने देखा कि रोक बनती है जो इंट्रूसिव जो फोर्सेज होते हैं, जिनको जो प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेज है या अदर्स जैसे मैग्मा जब इरप्ट होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, तो उसके थ्रू जो होते हैं बहुत वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उससे रोक बनती है। क्योंकि जब मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के रोक हमने देखा था ना, जो एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल्स है, मिनरल्स हमने देखा कि मैग्मा का जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है उससे मिनरल्स बन रहे हैं। अब रोक वेदर होती क्यों है? वेदर होती है क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लगातार चेंज होता है, चाहे वो सीजनल एनवायरमेंट की बात कीजिए या फिर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट की बात कीजिए, वो चेंजेज हो रहा है। तो जो रोक होती है वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहेगी। तो जैसे ही इनस्टेबल कंडीशंस उसके लिए जो होंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो रोक क्या होगा? वेदरिंग होगा। चेंजिंग एनवायरमेंट का ये रिजल्ट है। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट। नाउ लुक एट दी मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या है? क्या है मैकेनिकल वेदरिंग? हमने देखा था कि मैकेनिकल वेदरिंग इज ना फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। रॉक का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, अगर रॉक का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है तो ब्रोकन इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। अगर कोई चीज स्मॉलर और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो रही है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सरफेस एरिया। तो ईच रिटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। तो मैकेनिकल वेदरिंग को समझने का एक तरीका है कि अगर कोई मैकेनिकल वेदरिंग हो रहा है, अगर कोई फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रॉक का, तो इसका मतलब वो स्मॉलर ग्रेन्यूल्स में टूट रही है, और इच जो रिटेनिंग जो स्मॉलर ग्रेन्यूल्स है, इट विल रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। बल्कि आपका केमिकल जो वेदरिंग उसमें ऐसा नहीं है, अगर केमिकल अल्टरेशन हुआ है तो जो केमिकल वेदरिंग के बाद का जो प्रोडक्ट है और उससे पहले का जो प्रोडक्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन नहीं करेगा, उनकी जो मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ब्रेकिंग ऑफ ए रॉक इनटू ए स्मॉलर पीसेस इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द केमिकल अटैक। तो इसका मतलब जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, जो मैकेनिकल वेदरिंग है, कहीं ना कहीं वो केमिकल वेदरिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। केमिकल वेदरिंग को कहीं ना कहीं वो एक्सेलरेट करेगी, बिल्कुल करेगी एक्सेलरेट। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये वुडन, ये कोई ब्लॉक है रोक का, ये ब्लॉक का रोक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत कम होगा। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो विड्थ और हाइट और इसको मल्टीप्लाई करके हम सरफेस एरिया निकालते हैं। बट जब धीरे धीरे इसका इंटीग्रेशन हुआ तो अभी 1 ब्लॉक था, अभी 4 ब्लॉक ऊपर 4 ब्लॉक नीचे, तो अभी 8 ब्लॉक हो गया। तो 8 ब्लॉक का जो सरफेस एरिया होगा 8 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8 क्रॉस हो गया, 8 क्रॉस हो गया ना। अब यहाँ पे देखो कितने ब्लॉक हो गए। अगर मैं माना हूं कि ये 32 ब्लॉक है तो एरिया 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो केमिकल वेदरिंग जैसे जैसे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है तो केमिकल वेदरिंग उतनी ही इफेक्टिव होती है। अगर मैं कोई एनवायरमेंट की बात करूं कि कोई एनवायरमेंट है, कोई लैब एनवायरमेंट की बात करते हैं जहां पे अभी कोई फोर्सेज काम नहीं कर रहा है, और हमने एक रोक को रखा, और रोक को रखने के बाद हमने उसको ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम देखेंगे कि शुरू में केमिकल वेदरिंग का जो रेट होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट जब धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड जब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन उस रोक का हो गया होगा, केमिकल वेदरिंग बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फोर इंपोर्टेंट फिजिकल प्रोसेस लीड टू दी फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक। मतलब क्या वो फोर प्रोसेस है जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो मैकेनिकल वेदरिंग कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द फ्रोस्ट वेजिंग, द सेकंड वन इज द सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, द थर्ड वन इज द सीटिंग, एंड फोर्थ वन इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दीज आर द फोर फैक्टर्स दैट लीड टू द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, दैट मींस मैकेनिकल वेदरिंग। नाउ लुक एट दिस फ्रोस्ट वेजिंग। फ्रोस्ट वेजिंग क्या होता है? फ्रोस्ट वेजिंग में वाटर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, और फ्रोस्ट वेजिंग किन एनवायरमेंट में होंगे आप वो बता दोगे। फ्रोस्ट वेजिंग होता क्यों कि जब जो भी जॉइंट्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं रोग में, जब वाटर एंटर करता है, बट ओवर द टाइम आप देखोगे क्योंकि सीजनल चेंज हो रहा है, और कहीं कहीं पे तो डेली चेंज होता है, तो जहां पे डेली चेंज जो टेम्परेचर चेंज है वो बहुत ही ज्यादा है डेली, या फिर सीजनल टेम्परेचर चेंज है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है, जब वाटर से आइस बनती है, आइस फ्रीज होती है, तो आइस क्या है? क्रिस्टल ग्रोथ हुआ ना, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टल है, आइस की क्रिस्टल। तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूम इसकी इसकी वॉल्यूम क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ज्यादा वॉल्यूम होती है तो ये एरिया ज्यादा लेता है। तो आइस क्या होता है, जो आइस वेज है जब एंटर करती है तो आइस वेज क्या करती है? एक्सपैंड कर जाती है। तो वाटर इतना होता है, बट अब होता क्या है कि इच सीजन में, जो इच सीजन है, इस सीजन में फ्रोस्ट वेजिंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती चली जाती है। तो आप देखोगे शुरू में, अगर मैं कहूँ शुरू में अगर इतना सा एरिया है, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में इससे थोड़ा सा
मान लीजिए बड़ा एरिया हो जाएगा, अगले सीजन में इससे बड़ा, अगले सीजन में इससे बड़ा। तो इस तरीके से आप देखोगे एक सीजन ऐसा आएगा कि जब दोनों ब्लॉक अपार्ट हो जाएंगे। तो यही होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, पूरा रॉक अपार्ट हो जाएगा। क्या होता है, फ्रैक्चर्स होता है। तो फ्रैक्चर्स की वजह से क्या होता है, जब आप वाटर एंटर करता है, वाटर जो है इस सीजन या डेली क्या होता है, वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो वो कोज करेगा। ये कहाँ पे होगा ज्यादा, जहां पे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो चेंज हो रही होगी। और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर से रात में जहाँ पे फ्रोस्ट बनता है ना, रात में जहाँ पे फ्रोस्ट ज्यादा बनता है, और दिन में टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। ये इंटरकंटिनेंटल की फीचर्स हैं। जो इंटरकंटिनेंटल रीजन्स होते हैं उनकी ये फीचर्स होते हैं इंटरकंटिनेंटल्स की। ठीक है, जैसे आप सवाना एरिया को देखोगे, इस तरीके के जो एरिया होते हैं, या थोड़े सेमी एरिड रीजन में आपने देखोगे, एरिड रीजन में इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एरिड रीजन में मॉइस्चर नहीं होगा। एरिड रीजन में अगर मैं बात करूं, एरिड रीजन में टेम्परेचर तो फ्रोस्ट हो जाता है, बट मॉइस्चर इतना सफिशिएंट नहीं होता वहां पे। बल्कि जब थोड़ा सा अदर मॉइस्चर वहां पे सफिशिएंट है कुछ रीजन्स में, और डेली टेम्परेचर रेंज बहुत चेंज हो रहा है, तो फ्रोस्ट वेजिंग बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे आइस वेज होगा। अब देखो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है फ्रोस्ट वेजिंग अभी चेंजिंग क्लाइमेट सिचुएशन में, क्योंकि क्लाइमेट क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आइस जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट कर रहे हैं, और ग्लेशियर कुछ रीजन ऐसे हो गए हैं जहां पे आइस एक्यूमुलेट होती है, और सीजन में वो क्या होती है, सीजन में चली जाती है, क्योंकि वो मेल्टिंग हो जाती है उसकी। तो हर सीजन में आइस का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जैसे स्नो हो रहा है, स्नो से आइस क्रिस्टल बन रहे हैं। तो ग्लेशियर का जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के चलते जो ग्लेशियर्स है, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर की नेचर, कुछ ग्लेशियर कैसे हो गए, सीजनल हो गए ना। अब सीजनल आइस क्रिस्टल्स बनने लगे, सीजनल आइस क्रिस्टल के चलते ये जो फ्रोस्ट वेजिंग होगी बहुत ही कॉमन होने वाली है उन रीजन्स में। जैसे हिमालय वाला रीजन है, और वहां पे हिमालय वाला रीजन है तो ज्यादा फ्रोस्ट वेजिंग होगी। तो हिमालय वाला रीजन पहले से ही लैंडस्लाइड्स के चलते कगार पे है, तो और ज्यादा लैंडस्लाइड्स होंगी वहां पे ना। तो ये एक डिजास्टर्स का भी कोज बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग प्रोडक्टिव है, यस वेदरिंग हमारा क्या होता है, जो रोग है अनप्रोडक्टिव है उसको प्रोडक्टिव फेज में लेकर के जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि ये सर्टेन एनवायरमेंटल हैजार्ड्स और अदर वो भी कोज करते हैं। वाई फ्रोजन वाटर एक्सपेंड, ये देखते हैं कि वाटर जो फ्रोजन है वो एक्सपेंड क्यों करता है। अभी ये देखिए, ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर क्या होता है, अनऑर्डर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन नहीं होता ना ये, तो क्रिस्टलाइन नहीं होता है तो इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अनऑर्डरली डिफाइंड होंगे। बट जैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्रीजिंग होते हैं, तो फ्रीजिंग होने पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए स्टेबल हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल लैटिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, तो उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट हो जाता है। और प्रॉपर जब स्पेस क्रिएट होता है, जब आइस क्रिस्टल बनाता है, तो उनमें एक स्पेस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जो लिक्विड वाटर होता है और आइस होता है, आइस क्या होता है, ज्यादा वॉल्यूम कवर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखेंगे फ्रोस्ट वेजिंग कैन आल्सो एक्कर इन डिफरेंट वे। फ्रोस्ट वेजिंग बहुत बहुत तरीके से हो जाता है, जैसे फ्रीजिंग सोइल्स है, जैसे परमाफ्रोस्ट रीजन है कुछ, जैसे रशिया का परमाफ्रोस्ट रीजन है, जो रशिया का जो ईस्ट वाला रीजन आप देखोगे, ऊपर वाला रीजन देखोगे, तो व्हेन मोस्ट जो सोइल्स होती है वो फ्रीज हो जाती है। तो मोस्ट सोइल जब फ्रीज होगी, तो फ्रीज होने से क्या होता है, जब सीजनल नेचर्स में क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन मेल्ट हो जाता है, बट फिर जब ठंडी आती है, जो विंटर्स आएंगे, तो फिर फ्रीज हो जाएगा। तो उसमें वो क्रिएट करता है फ्रोस्ट हीव। फ्रोस्ट हीव का मतलब होता है थोड़ा सा उभर जाना उसको, है ना, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द आइस लेंसेज। आइस लेंसेज के चलते क्या होता है, फ्रोस्ट हीव बनाती है। तो दीज मासेज ऑफ द आइस ग्रो लार्जर बिकॉज दे आर सप्लाइड विद द वाटर माइग्रेटिंग फ्रॉम द अनफ्रोजन एरियाज एज थिन लिक्विड फिल्म्स। तो ए सिमिलर प्रोसेस occurs within the cracks and the porous space of the rock। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रोस्ट वेजिंग होती है। अब देखिए फ्रोस्ट वेजिंग, ये देखिए अगर यहाँ पे जैसे आइस वाला रीजन है, तो यहाँ पे आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जैसे समर आई, समर में क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, सेलिम ग्लेशियर, क्योंकि अब तो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स में तो बहुत तरीके के जो रॉक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइक जॉइंट्स होंगे, फ्रैक्चर्स होंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो उन जॉइंट्स और फ्रैक्चर्स में क्या होता है, वाटर एंटर करता है। जैसे स्नो में, स्नो है, स्नो गिरी, स्नो का क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन तो होगा ना, बट वो मेल्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सीजन में होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है इस रीजन में। अब देखेंगे साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है क्या, साल्ट क्रिस्टल क्या होता है, किस रीजन में होगा, ये एरिड और सोल्ड लाइन रीजन में होगा, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन के थ्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो वेर इट ऑकर्स, रॉकी सोल्ड लाइन्स एंड एरिड रीजन्स आर कॉमन
सेटिंग फॉर दिस प्रोसेस। व्हाई रॉकी शोर लाइंस? क्योंकि रॉकी शोर लाइंस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शोर लाइंस होता है, तो ओशन क्या होता है, ओशन कैसा होता है, जो ओशियन वाटर होता है वो सलाइन होता है। तो जैसे ही ओशियन वाटर सलाइंस होता है तो जैसे वेव्स और उसके थ्रू क्या होता है, जो आसपास की रॉक होंगी उनमें वाटर एंटर कर जाता है। तो वाटर एंटर करता है तो टेम्परेचर क्या होता है कि वहां पे जो सनसाइन होती है अगर इनफ सनसाइन है तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, साल्ट क्रिस्टल होते हैं, और साल्ट क्रिस्टल क्या होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं, इसलिए वेदरिंग होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो हाउ इट अकर्स? इट बिगिंस व्हेन सी स्प्रे दी when sea spray from breaking waves or salty groundwater penetrate the crevices and pore space in the rocks। तो जब वो penetrate करती है तो as this water evaporates, okay, salt crystal form हमने देखा था कि evaporation जब होता है तो salt crystals बनते हैं। तो as these crystals gradually grow larger they weaken the rock by pushing apart surrounding grains and enlarging these cracks। तो इन क्रैक को क्या होता है, हर सीजन में या हर टाइम पीरियड्स में क्या करेगा वो, इन क्रैक्स को, टीनी क्रैक्स को लार्ज करता रहेगा और रोक क्या होगी, फ्रेगमेंट्स हो जाएगी। तो जो रोक होगी वो फ्रेगमेंट्स हो जाएगी, और फ्रेगमेंट्स होगी तो वेदरिंग टुक प्लेस। तो इस तरीके से आप देखोगे साल्ट क्रिस्टल ग्रो करते हैं और इस तरीके से रोक का फ्रेगमेंटेशन होता है। सीटिंग क्या होता है? सीटिंग क्या होती है? अब देखते हैं सीटिंग को क्या होता है। सीटिंग करते हैं where it happens when large masses of igneous rock particularly granite are exposed at the earth surface by erosion, concentric slab begin to break or lose। ये हो क्यों रही है? आप देखोगे अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स है, ये मान लो कोई इंट्रूजिव बॉडीज है, इसमें इंट्रूजिव बॉडी है, अगर इसका इंट्रूजिव बॉडी का इरोजन्स हुआ तो इरोजन्स होगा, तो जब इरोजन्स होगा तो ऊपर से क्या होगी, अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी। तो जब अनलोडिंग होगी तो प्रेशर रिलीज होगा। तो जो रोक यहाँ पे होगी और जो यहाँ पे होगी, ये जो ऊपर वाली रोक होगी ये ज्यादा प्रेशर रिलीज फील करेगी एज कंपेयर टू दिस इनर साइड। तो इनर साइड में इतना प्रेशर रिलीज नहीं होगा जितना ऊपर वाली साइड में प्रेशर रिलीज होगा। तो क्या होता है, एक फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाता है, एक जॉइंट्स डेवलप हो जाएगा, जॉइंट्स डेवलप हो जाएगा पैरेलल पैरेलल टू दी सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल होगा कर्व सरफेस में। तो डोम स्ट्रक्चर टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द अनलोडिंग एंड एक्सफोलिएशन डोम। एक्सफोलिएशन डोम्स और अनलोडिंग की वजह से ऐसा होता है। तो ये देखिए अगर डीप प्लूटोन्स है, ऊपर से भी तो कन्फाइनिंग प्रेशर है, बट जब ये कन्फाइनिंग प्रेशर वाला जो इरोजन्स के थ्रू अगर ये दूर चला जाए और ये एक्सपोज हो जाती है तो इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो जॉइंट्स क्या होंगे, पैरेलल डेवलप टू दिस डोम स्ट्रक्चर्स। तो इस डोम स्ट्रक्चर्स के पैरेलल होगा, इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा एंड सीटिंग होगी। तो हर लेयर में ऐसा ही होता चले जाएगा और धीरे धीरे ऐसा होगा। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि इसका क्या होता है, अनइवन प्रेशर रिलीज होता है। ऊपर वाली सरफेस ज्यादा प्रेशर रिलीज फील करती है एज कम्पेयर टू दी प्लूटोनिक बॉडीज। एग्जाम्पल का स्टोन माउंटेन जॉर्जिया का इज फेमस एग्जाम्पल, हाफ डोम एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी सीटिंग के। अदर एग्जाम्पल क्या है, डीप माइंस लार्ज रॉक स्लैब्स हैव बीन नोन टू एक्सप्लोड ऑफ द वॉल्स ऑफ द न्यूली कट टनल्स। Now what are joints and how do they promote weathering? Joints क्या होते हैं? हमने पता है कि डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे टेक्टोनिक प्रोसेस है या फिर एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा, है ना। एक्सपेंशन हो रहा है, समटाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा, कुछ टेक्टोनिक फोर्सेज होंगे ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग। ये क्या, ये फ्रैक्चर्स कोज करते हैं। तो जब फ्रैक्चर्स have a definite pattern, okay, their growth का pattern definite, चाहे वो parallel to the surface हो या फिर perpendicular to the surface हो, हम उनको स्ट्रक्चर्स को, rock स्ट्रक्चर को joints बोलते हैं। तो fractures produced by these activities generally form a definite patterns and are called joints। तो fractures of definite pattern होता है उनको joints are important rock structure that allow water to, क्योंकि joints क्यों weathering को प्रमोट करते हैं, इसलिए weathering को प्रमोट करते हैं क्योंकि they provide an open space, तो where water enter, water plays a major role in this। चाहे वो आपका सलाइन वाटर हो, चाहे वो एसिडिक वाटर हो, चाहे वो केमिकल वेदरिंग की बात की जाए, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग की बात की जाए, मैकेनिकल वेदरिंग, दोनों में वाटर मेजर रोल प्ले कर रहा है। और जॉइंट क्या कर रहा है, इनफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वाटर के लिए वेदरिंग को प्रमोट करने के लिए, इधर इट वाज फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। तो दिस इज हाउ यू कैन सी द पैरेलल जॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय द बेंडिंग ऑफ द जो सैंडस्टोन ले रहे हैं उनके बेंडिंग की वजह से ये मोब वैली जो है उटा यूएसए में पड़ता है, ये उसमें एक जॉइंट्स है। और इस तरीके से देखोगे जितना ज्यादा जॉइंट्स डेवलप होगा उतना ज्यादा जो वेदरिंग होगी वो इफेक्टिव होगी। अब देखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे मैकेनिकल वेदरिंग को प्रमोट करती है। हाउ डज बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द वेदरिंग? क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हमने देखा कि वेदरिंग कैन बी अकम्प्लिश बाय द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, बोरोइंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
अगर मैं केमिकल वेदरिंग की बात करूं तो वह सर्टेन जो डिकम्पोजिशन होता है अर्थ सरफेस पे या विद इन दी अर्थ, आप देखोगे चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स है चाहे वो अदर्स ऑर्गेनिज्म प्लेट, तो वो रिलीज करते हैं कुछ एसिड्स को रिलीज करते हैं। जब एसिड्स वाटर में मिलता है तो वाटर के एसिडिक नेचर होता है जो केमिकल वेदरिंग को इवन प्रमोट करता है। बट फिजिकल वेदरिंग में भी ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। लाइक जैसे ह्यूमंस को देख लीजिए, सर्टेन एक्टिविटीज ह्यूमन करता है जिससे सर्टेन हम क्या करते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उन डिस्टर्बेंस के थ्रू ह्यूमंस भी प्रोड्यूस कर रहा है। बोरोइंग एनिमल्स है जो वो चलते हैं चरते हैं, उसके थ्रू भी बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट्स होती है। या फिर प्लांट्स को लेकर के जो रूट्स प्लांट्स हैं उनके चलते बहुत ज्यादा होते हैं। अब प्लांट्स रूट्स एक मेजर थ्रेट पोज कर रहा है क्योंकि अब चेंजिंग क्लाइमेट सिचुएशन में आप देखोगे जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स है और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है कुछ सर्टेन रीजन्स में अगर आप देखते हो। तो इससे क्या होगा, सर्टेन रूट्स ज्यादा ग्रो करेंगे, इससे क्या होगा, ज्यादा वेदरिंग और इरोजन होने वाला है। लैंड डिग्रेडेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आने वाले टाइम में। Animals, borrowing animals further break down rock by moving fresh materials to the surface where physical and chemical weathering, the chemical process can more be effectively attack, and decaying organism also produce acid that contribute to the chemical weathering. So this is going to be very effective in this. What is chemical weathering? अब हम देखने वाले हैं chemical weathering क्या होती है। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, अगर आपने देखा होगा जो केमिकल वेदरिंग है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल अल्टरेशन हो रहा है, मींस डिकम्पोजिशन हो रहा है। मींस जो केमिकल अल्टरेशन के बाद का जो मटेरियल्स होगा वो रिटेन नहीं करेगा उन कैरेक्टरिस्टिक को जो बिफोर दी वेदरिंग होगा, उसको समझते हैं। तो व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? तो केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन involve the complex process that break down raw components, जो raw components को break down करता है, and internal structures of the minerals। here notice कीजिए इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है रो कंपोनेंट्स का एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर मिनरल्स का हो रहा है तो इसका मतलब न्यू मिनरल्स बन रहे होंगे, उन मिनरल्स का क्या हो रहा होगा, डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, न्यू मिनरल्स बनेंगे। तो सच प्रोसेस कन्वर्ट कंस्टिट्यूएंट टू न्यू मिनरल्स और रिलीज देम टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। और ये जो मिनरल्स है सराउंडिंग एनवायरमेंट्स में आ रहे होंगे, यही सोर्स बनता है हमारे फूड्स में जो मिनरल्स होते हैं। तो देखिए वेदरिंग कैसे हो रहा है, तो या तो न्यू मिनरल्स बनाएगा या फिर हमारे फूड सोर्स में जो फूड वेब साइकिल होगी, वेब जो फूड साइकिल्स होगी वो यहाँ से फूड साइकिल्स में एंटर कर जाएगा। आप देखोगे जो रोक साइकिल्स बनती है, रोक साइकिल्स के थ्रू ही तो हमारा जो बॉडी होता है उसमें एंटर करता है। रोक साइकिल चाहे वो फॉस्फोरस साइकिल्स है चाहे वो सल्फर साइकिल है, वो ये सब जो वेदर जो है वो रोल प्ले करते हैं इसमें सब, ठीक है। अब देखते हैं वाटर। वाटर क्या है, एजेंट ऑफ दी केमिकल वेदरिंग। क्यों वाटर को एजेंट कहा जाता है केमिकल वेदरिंग? क्योंकि जो केमिकल वेदरिंग है चाहे डिसोल्यूशन जो हाइड्रोलाइसिस है या फिर ऑक्सीडेशन है, तीनों तरीके की केमिकल वेदरिंग में रोल प्ले करता है। उसके बिना कोई भी किसी भी तरीके की केमिकल वेदरिंग नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों है कि पानी के बिना नहीं हो सकती? वाटर इतना मेजर रोल प्ले क्यों रखता है? क्योंकि वाटर की जो बाइपोलर नेचर होते हैं ना, जो वाटर है, वाटर की जो बाइपोलर नेचर है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि बाइपोलर नेचर होने की वजह से क्या होता है कि अगर मैं H2 की बात करूं, वाटर इज H2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है और ये H2 है, यहाँ पे ये दो H प्लस के हैं और ये माइनस का 2 है। तो क्या होता है, ये देखो जो प्लस है वो एक साइड में और ऑक्सीजन के जो निगेटिव एक साइड में है, तो निगेटिव एक साइड में और पॉजिटिव एक साइड में, तो क्या होता है बाइपोलर नेचर क्रिएट करते हैं। जो बाइपोलर नेचर होने से क्या होता है, जो अटैकिंग पावर होती है ना वाटर की वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और उस अटैकिंग पावर की वजह से क्या होता है कि तीनों तरीके, चाहे वो डिसोल्यूशन की बात हो, चाहे वो हाइड्रोलाइसिस की बात हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन की बात हो, तो वाटर जो है एक मेजर एजेंट्स हो जाता है केमिकल वेदरिंग का, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिजोल्व मटेरियल रिजल्ट इन द इंक्रीज केमिकल वेक्टिव फॉर वेदरिंग सॉल्यूशन। द मेजर प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग आर डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। वाटर प्ले ए लीडिंग रोल इन ईच ऑफ दिस। क्योंकि वाटर, वैसे तो जो वाटर को अगर आप देखोगे, जो सिंपल वाटर होता है वो उसमें हर मटेरियल जो है वो नहीं होता सोल्यूबल, बट अगर उसकी थोड़ा सा अगर एसिडिक नेचर हो जाए तो उसकी जो पावर है सोल्यूबिलिटी वो बहुत इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं डिसोल्यूशन को। डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन का हमने एक अगर सिंपल मीनिंग देखें, डिसोल्यूशन किसी पार्टनरशिप असेंबली को ब्रेक करना। कोई भी अगर असेंबली है, कोई पार्टनरशिप है, उसको ब्रेक करना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी इसका मीनिंग यही है डिसोल्यूशन। तो वाटर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। हाउ डिसोल्यूशन प्रमोट केमिकल वेदरिंग?
जस्ट एज शुगर डिजोल्व इन वाटर सो टू डू सर्टेन मिनरल्स, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर है, अब क्या होगा, जो जैसे सॉल्ट आपने डाला, क्या आपने चीनी डाली, शुगर डाला, जब आप उसमें घोलते हो तो डिजोल्व, तो मेन जो है वो डिजोल्व हो गए ना। तो वाट जो क्रिस्टल से जो वो बना हुआ था, जो रोक जो था उसकी असेंबली थी, अब उसकी असेंबली क्या हो गई, डिजोल्व हो गई ना। अब वो वाटर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका। तो जैसे हैलाइट हो गया मिनरल्स, हमारा कैल्साइट मिनरल्स हो गया, तो क्या होता है, ये डिजोल्व है। ठीक है। ये तो वाटर है, कैसे रोल प्ले कर रहा है। जैसे वाटर के देखो, वाटर की क्या होती है, बाइपोलर नेचर होते हैं। तो जैसे ही वाटर की बाइपोलर नेचर होती है, तो इससे क्या होता है, डिसोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हर जो मिनरल्स होता है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी डिसोल्यूशन पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द अटैकिंग पावर ऑफ द बाइपोलर नेचर की वजह से। तो जैसे बाइपोलर नेचर है तो ऑक्सीजन क्या होगा, सोडियम पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन उसकी कैलोरीन पे अटैक करेगा। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरीके की इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। अब देखेंगे, मोस्ट मिनरल्स आर इनसोल्यूबल इन प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसमें इनसोल्यूबल है, बट अगर उसकी एसिडिक नेचर हो जाए, वो एसिडिक नेचर कैसे होती है, कैसे एनवायरनमेंट में एसिडिक नेचर होता है, लाइक अब देखिए, अभी तो देखिए, जैसे मान लिया अगर नेचर्स में हम पुराने समय की बात करें, एंशिएंट टाइम में, जब मॉडर्न हमारे पास ये ट्रैफिक नहीं था या फिर इंडस्ट्रीज नहीं था। अब तो इंडस्ट्रीज और ट्रैफिक भी CO2 है, जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो प्रोड्यूस करता है। बट अगर एंशिएंट टाइम्स की हम बात करें तो वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू CO2 SO2 इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस होती थी। दूसरा क्या होता था, दूसरा हमारे जो एनिमल्स है या फिर डिकम्पोजिशन जो हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके थ्रू सर्टेन जो ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करते हैं सर्टेन एसिडिक जो नेचर्स के जो मिनरल्स है। तो उससे क्या होता है, वाटर जो है एसिडिक नेचर्स में हो जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ द इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज द corrosive force of the water, thus causing dissolution. Okay, तो an acidic solution contains the reactive hydrogen ion. तो जैसे ही एसिड होता है तो उसकी जो हाइड्रोजन आयन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ओके, हाउ एसिडिक वाटर प्रोड्यूस इन नेचर, नेचर में कैसे, हमने देखा कार्बोनिक एसिड इज क्रिएटेड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप में, जब डिसॉल्व होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक जो एसिड्स आर आल्सो रिलीज इनटू द सॉइल एज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिके करते हैं किसी चीज को, सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो प्रोड्यूस। ओके, हाउ एसिड हेल्प इन द केमिकल वेदरिंग, एसिड का क्या रोल होता है केमिकल वेदरिंग में, हाउ एसिड हेल्प। तो दिस हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस रेडिली डिकम्पोज मोस्ट रॉक्स ना, क्योंकि जो एसिड होता है ना, एसिड की वजह से क्या होता है, डिसोल्यूशन पावर बढ़ गई उसकी, और डिसोल्यूशन तो मेजोरिटी रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो हाईली रिएक्टिव जो सब्सटेंस है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन उसकी रिएक्टिव पावर हो गई, डिकम्पोज मोस्ट रॉक्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर वाटर सोल्यूबल। तो क्या होता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ा देता है। जब जब उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ाएगा तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सर्टेन अदर प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस भी होते हैं, इससे होगा। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियट है, कैल्साइट क्या है, लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन्स है। तो जब लाइमस्टोन्स होता है, और किस लाइमस्टोन्स जो होती है, जो अगर उसमें एसिडिक जो ग्राउंड वाटर है अगर वो एंटर कर जाए, ये देखो कार्बोनिक एसिड बना है, कार्बोनिक एसिड अगर टूटा हुआ हाइड्रोजन है तो सॉरी सॉरी हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, अटैक करेगा कैल्शियम कार्बोनेट पे, लाइमस्टोन पे। तो जब लाइमस्टोन पे अटैक करता है तो कैल्शियम आयन्स बनेगा, और उससे बाइकार्बोनेट के आयन बनेंगे। बाइकार्बोनेट के आयन जो बनते हैं ये हार्ड वाटर जो प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो हार्ड वाटर, इसी की वजह से जो है हार्ड वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इनसोल्यूबल जो कैल्शियम कार्बोनेट है इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सोल्यूबल प्रोडक्ट। अब क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या करता है, अटैक करता है कैल्शियम कार्बोनेट पर, कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बट जैसे ही कैल्शियम अलग हुआ और ये बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, और बाइकार्बोनेट जो आयन है ये प्योरली जो है रेडिली सोल्यूबल है इन वाटर में। ओके, और इसी वजह से जो कास्ट टोपोग्राफी है ना, कास्ट लैंडफॉर्म्स है, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कास्ट लैंडफॉर्म्स में केमिकल वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन नेचर ओवर पीरियड्स ऑफ द थाउजेंड्स ईयर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ द लाइमस्टोन्स आर डिसॉल्व एंड कैरिड अवे बाय अंडरग्राउंड वाटर। तो जो कैल्शियम होता है वो डिसॉल्व होता है, तो एक तरीके का लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, जिस लैंडफॉर्म को बोलते हैं कास्ट लैंडफॉर्म। ये देखिए, ये है हमारा कास्ट लैंडफॉर्म। तो कास्ट लैंडफॉर्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे एक्सपेलियोथेम्स होते हैं, इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस होती है, टोवर्स प्रोड्यूस होते हैं। हाउ डिसोल्यूशन प्रोड्यूस हार्ड वाटर है ना, द सोल्यूबल आयंस ना, जो सोल्यूबल आयंस होते हैं फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ दिस टाइप्स आर रिटेन इन अवर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, एंड दीज डिसॉल्व आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सो कॉल्ड हार्ड वाटर फाउंड इन दी मैनी लोकेल्स में। तो क्या होता है, जो डिसॉल्व आयंस होते हैं ना, उसकी वजह से हार्ड वाटर होता है, और हार्ड वाटर की वजह से क्या होता है, वो कंसिडरेबल अनडिजायबल, क्योंकि वो झाग जैसे होते हैं ना, साबुन होते हैं तो जब कपड़े धोते हैं तो झाग नहीं उठाता, तो जब झाग नहीं उठाएगा तो वो फिर उसका यूजफुलनेस नहीं रहेगी, तो फिर उसमें हम सॉफ्टनर मिलाएंगे, है ना, ऑक्सीडेशन।
अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है जो केमिकल साइंस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन का लॉस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयन का लॉस होना मिनरल से, जो मेटेलिक आयंस है उससे लॉस होगा जब मेटल से, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज रस्टिंग? रस्टी इज एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन का। तो जब एनवायरनमेंट में रस्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है? वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले, क्योंकि जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट होगा वहीं पे तो रस्टिंग होगी, क्योंकि वाटर में मेजोरिटी ऑफ द रोल प्ले कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एक्कर्स व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद द आयरन टू फॉर्म ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। तो क्या करती है ये? आयरन ऑक्साइड को फॉर्म करती है। तो जब आयरन होता है और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है तो ये आयरन ऑक्साइड, बट ये जो प्रेजेंस होगा ये वाटर की प्रेजेंस में होता है। तो हेमेटाइट एंड लिमोनाइट आर आल्सो इंपोर्टेंट सीमेंटिंग एंड कलरिंग एजेंट इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक। आप देखिए, आप इससे सेडिमेंट्री रॉक में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा, इन सीमेंटिंग लिथिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। अगर रस्टिंग नहीं होगी इस तरीके की तो ये फिर कैसे सेडिमेंट्री रॉक बनेगी? देखो वेदरिंग कैसे सेडिमेंट्री रॉक में प्ले कर रहा है और रस्टिंग कैसे सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हेमेटाइट और लेमिनाइट क्या है? सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। विच मिनरल्स मोस्ट ससेप्टिबल टू दी ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन के ससेप्टिबल होंगे जिनमें आयरन और होंगे ना, जो आयरन कंटेंट होगा वो ज्यादा होते हैं। तो जैसे ओलिवाइंस हो गया, पायरोक्सिन्स हो गया, हॉर्न ब्लेंड्स हो गया, बायोटाइट हो गया, ये मोस्ट ससेप्टिबल्स होंगे। तो कौन कौन से मिनरल्स होंगे? फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स। कौन से मिनरल्स? फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स होंगे। ये देखिए, ये रस्टिंग का एग्जांपल है। आप देखिए लिमोनाइट और हेमेटाइट इसमें दोनों बन रहे होंगे। तो लिमोनाइट जो होता है येलोइश कलर का, और हेमेटाइट जो होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है। ये देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रस्टिंग। जो ड्रम है वो कैसे रस्टिंग से शिकार हुए। कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मेटल का फ्री होना जरूरी है। जैसे आयरन वहां पे फ्री था ना, तभी तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और उसके लिए हाइड्रोलाइसिस होना आवश्यक है। तो ऑक्सीडेशन कैन अकर ओनली आफ्टर आयरन इज फ्रीड ना, आफ्टर आयरन इज फ्रीड फ्रॉम द सिलिकेट स्ट्रक्चर्स बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जब तक हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसलिए जो ऑक्सीडेशन होता है वो मोइस्ट एनवायरमेंट में होगा। कहाँ पे होगा? मोइस्ट एनवायरमेंट में। ये होगा मोस्ट एनवायरमेंट में। तो हाइड्रोलाइसिस के बिना ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जब तक फीड नहीं करेगा उसको तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अदर एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन, व्हेन सल्फाइड मिनरल्स सच एज पाइराइट डिकम्पोज। पाइराइट मींस जो सल्फाइड मिनरल्स होता है पाइराइट, तो जब ये वो ऑक्सीडेशन होता है तो डिसोसिएट विद द कोल्ड डिपॉजिट्स एंड ऑफ द मेटालिक ओर। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है? ये एक एनवायरमेंटल हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। क्या क्रिएट कर सकता है? कि इन मोस्ट एनवायरमेंट्स केमिकल वेदरिंग ऑफ द पाइराइट, लाइक जैसे आयरन सल्फाइड है FeS2 इल्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन ऑक्साइड। तो इसके आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत खतरनाक होता है। तो अबेंडेंट रेनफॉल्स इनफिल्ट्रेट स्पॉइल बैंक्स, जैसे वेस्ट मिनरल्स लेफ्ट आफ्टर कोल और अदर मिनरल्स आर रिमूव्ड। ओके, तो दिस इज सो कॉल्ड एसिड माइन ड्रेनेज प्रॉब्लम्स होती है कोल से रिलेटेड, वो एक एनवायरमेंटली हैजार्ड क्रिएट करती है हमारे लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनवायरमेंट हैजार्ड कैसे वो करती है। और ये कैसे कोल जो माइनिंग्स होता है, क्योंकि वहां पे जो आयरन और जो अदर चीजें जो मटेरियल्स बचेंगे, रेन हुआ, रेन होने के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन और डिसोल्यूशन से ये सब हाइड्रोलाइसिस इकट्ठे होते हैं वहां पे, और इस तरीके से जो आयरन सल्फाइड मिनरल्स होगा वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए एग्जांपल ऑफ द एसिड ड्रेनेज। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब वाटर का जो आयंस होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वो फिर केमिकल अटैक करते हैं विद अदर मिनरल्स ग्रुप पे। कैसे? what is hydrolysis? The most common mineral group the silicate is decomposed primarily by the process of hydrolysis. तो hydrogen ions attack and replace other positive ions found in the crystal lattice. तो हाइड्रोलाइसिस क्या है? जब हाइड्रोजन आयंस किसी मिनरल्स पे अटैक करेगा, सिलिकेट मिनरल्स पे, और उस सिलिकेट मिनरल्स का जो पॉजिटिव आयन होगा उसको रिप्लेस कर देगा क्रिस्टल सेटलिंग से। जब क्रिस्टल लैटिस से रिप्लेस करेगा तो उस क्रिस्टल लैटिस का जो ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस into the crystalline structures, the original orderly arrangements of the atoms is destroyed and the minerals decompose. मिनरल्स क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो जब मिनरल डिकम्पोज होगा तो केमिकल वेदरिंग हो जाएगी उसकी। तो टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? तो इन नेचर वाटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू एडिशनल हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि एडिशनल हाइड्रोजन आयन हो जाएगा ना, चाहे वो
आप देखें देयर बाय ग्रेटली एक्सेलरेटिंग द हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि जो वाटर होगा जैसे ही उसकी एसिडिक नेचर्स होगी, हमने पता है कि नेचर में एसिडिक होने के बहुत सारे रीजंस है, चाहे वो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिलीज करते हैं, या फिर एसिड रेन्स के थ्रू क्या होता है कि वाटर एसिडिक हो जाता है, उससे क्या होता है उसके हाइड्रोलाइसिस जो पावर होती है वो अटैक करने की वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 in which dissolve water to form carbonic acid. How a rock undergoes hydrolysis in the presence of the carbonic acid. कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में कैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा? आप देखिए इन वाटर कार्बोनिक जो एसिड्स होता है ना, तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। जैसे ये H2CO3 होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और HCO3 होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? ये अटैक करेगा। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्रेनाइट कंसिस्ट ऑफ मेनली क्वार्ट्ज एंड द पोटेशियम फेल्डस्पार। तो जब ग्रेनाइट का होगा तो क्वार्ट्ज अलग होगा, पोटेशियम फेल्डस्पार अलग होगा। तो ये देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कंटिनेंटल रॉक का कैसे हाइड्रो, क्योंकि कंटिनेंटल रॉक में ग्रेनाइटिक नेचर होते हैं, तो जब पोटेशियम फेल्डस्पार पे कार्बनिक एसिड अटैक करेगा तो क्या होगा? वो इस पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद ये बनाएगा, और ये फिर रेडिली इसका क्या होगा? डिसोल्यूशन और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शंस? हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो इन दिस रिएक्शंस द हाइड्रोजन आयंस क्या होता है? अटैक एंड रिप्लेस द पोटेशियम आयन को ना, वो क्या कर रहा है? पोटेशियम आयन को रिप्लेस कर रहा है इन द फेल्डस्पार स्ट्रक्चर्स, और इससे क्या होगा? क्रिस्टलाइन जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो जब क्रिस्टलाइन जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब करेगा तो वंस रिमूव द पोटेशियम इज अवेलेबल एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। तो ये जो पोटेशियम है जो रिप्लेस हुआ ये तो न्यूट्रिएंट के लिए होगा, अवेलेबल ऑफ प्लांट्स के लिए, या फिर ये रॉक साइकिल में रेट्स ऑफ वैदरिंग। तो वैदरिंग के रेट्स को देखेंगे, रेट्स ऑफ वैदरिंग क्या क्या रेट्स हैं वैदरिंग पे जो इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं एक करके, ठीक है। समराइज द फैक्टर्स, समराइज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप एंड द रेट ऑफ रॉक वैदरिंग। तो क्या क्या फैक्टर्स है वो इफेक्ट कर रहे हैं? ऐसा फैक्टर रेट ऑफ वैदरिंग, तो रॉक कैरेक्टरिस्टिक करके दूसरा होता है क्लाइमेट। तो रॉक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जैसे मिनरल कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो मिनरल कंपोजिशन क्या है? जैसे कैल्साइट, तो कैल्साइट मिनरल्स है जैसे लाइमस्टोन, वो इजीली क्या होता है? सॉल्युबल्स हो जाते हैं, उनकी केमिकल वैल्यू बहुत इजी होती है, बहुत तेजी से होती है। जबकि क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होता है? बहुत ही रेजिस्टेंट टू इट वाज फिजिकल वैल्यू और केमिकल वैल्यू, उसकी सॉल्युबिलिटी सर्टेन मिनरल्स हैव हाई सॉल्युबिलिटी वाटर, दे आर इजीली weathers, they are easily weathers. In addition, any physical features like joints or other types of fractures, they are also have important because they influence the ability of the water to penetrate in rocks. तो रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है चाहे उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक रेट ऑफ वेदरिंग को क्या करती है? बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। ये देखो दो एग्जांपल है हमारे पास ये, अगर दो एग्जांपल देखें तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, मार्बल। ये कैल्साइट रिच है, तो कैल्साइट रिच हमने देखा कि हमने कैल्साइट रिच है और ये रेडली वाटर में सोल्यूबल होता है, तो यहाँ पे केमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक
ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग एबिलिटी होती है यहाँ पे, देखिए दोनों सेम ईयर में ही बने हुए हैं लगभग, ठीक है, दोनों सेम है। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए और इसका टाइम पीरियड हमने देखा दोनों का, तो दोनों में सेम टाइम पीरियड में क्या हुआ, वेदर नहीं हुआ, बिकॉज़ ये ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट में मेनली क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो है वो रेजिस्टेंट वेदर है, जबकि कैल्साइट ऐसा नहीं। ये देखिए रेट ऑफ वेदरिंग, अगर आप रेट ऑफ वेदरिंग की बात करते हैं तो द सिलिकेट द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप केमिकली वेदर इन एसेंशियली सेम ऑर्डर इन व्हिच दे आर प्रेजेंट। तो जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से वेदर होते हैं, वो उसी वे में वेदर होते हैं, उसी डेट से वेदर होंगे जिस वे से वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उनका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो ओलिवाइन क्रिस्टलाइज, फर्स्ट ओलिवाइन जो होते हैं, क्योंकि ओलिवाइन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जैसे थोड़ी सी भी अगर सरफेस कंडीशन है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल उसको सफिशिएंट फेवरेबल ग्राउंड प्रोवाइड करें, तो बहुत जल्दी से क्रिस्टलाइज होता है। तो ओलिवाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइज फर्स्ट होता है, जबकि जो हमारे जो अदर मिनरल जैसे क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज क्या होगा, बहुत ही देर में क्रिस्टलाइज हो सकता है, होता है ना। तो अगर वो देर में क्रिस्टलाइज होता है तो उसका जो वेदर होगा वो बहुत रेजिस्टेंट होगा वेदर के, जबकि ओलिवाइन होता है क्रिस्टलाइज बहुत जल्दी होता है, इसलिए वो वेदरिंग उसकी उतनी फास्ट होगी, उसका रेट ऑफ वेदरिंग। तो रेट ऑफ वेदरिंग को डिसाइड कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, रेट ऑफ वेदरिंग को डिसाइड कर रहा है। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमने कहां से देखा था, जो बोविन रिएक्शन स्ट्रीम था ना, तो बोविन रिएक्शन स्ट्रीम से हमने देखा था ना, तो जो बोविन रिएक्शन स्ट्रीम हमने देखा था, तो हमने देखा बोविन रिएक्शन स्ट्रीम से पता चलेगा कि जो फेरोमैग्नीशियम है और नॉन फेरोमैग्नीशियम, तो जो नॉन फेरोमैग्नीशियम वो रेजिस्टेंट होंगे वैसे, जबकि फेरोमैग्नीशियम होंगे नहीं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन का रेट भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसे, क्लाइमेट फैक्टर्स कैसे, जैसे ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, टेंपरेचर है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या है क्लाइमेट में, टेंपरेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ये दो बहुत ही क्रूशियल है टू द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वेदर। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड थ्रो साइकिल, तो कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे रात में फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाता है, तो वहां पे कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा, वहां पे हीटिंग बहुत जल्दी से होती है ना, जहां पे लोगों से बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। ग्लेशियर एक्टिविटी को ले लीजिए, ठीक है। टेंपरेचर जहां पे मॉइस्चर और टेंपरेचर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आप देखोगे जो फ्लो सेक्शन है, फूड ग्लेजिंग है, उसमें तो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। Temperature and moisture also exert a strong influence on the rate of the chemical weathering and determine the kind and the amount of the vegetation present. क्योंकि अगर vegetation होगा तो vegetation है ना, temperature तो force lightning तो हो ही रही है, but vegetation क्या होगा, vegetation होगा तो organism होंगे तो अगर प्रीवियस chemical weathering को खत्म कर रहे होंगे, तो regions with the vegetation often have a thick mantle of soil rich in decayed organic matters to be chemically active foods such as carbonic acids and humic acid are derived। तो अगर आपने देखा कि जब एसिड्स रिलीज हो गए तो वाटर में मिलेंगे, प्योर वाटर में उसको एसिडिक करेंगे, तो वो केमिकल वेदरिंग को अफेक्ट कर रहे होंगे। फिजिकल वेदरिंग में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होगी। दूसरा टेंपरेचर वेरिएबल हो रहा है, टेंपरेचर होने से क्या होगा, उसमें बहुत वेदरिंग या स्पीड तो केमिकल वेदरिंग जैसी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Why chemical weathering in polar and tropical regions में इफेक्टिव, अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहां पे टेंपरेचर बहुत कम है, टेंपरेचर बहुत ही कम है, क्योंकि एरिड रीजन में देखें तो मॉइस्चर नहीं है, तो दोनों ही चीजें हमें मिल रही है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द वार्म टेंपरेचर एंड अबंडेंट मॉइस्चर, ये एक अगर हम देखें फेवरेबल कंडीशंस है किसी भी रोग की वेदरिंग होने के लिए। तो इन पोलर रीजन केमिकल वेदरिंग इज इफेक्टिव बिकॉज़ फ्रीली टेंपरेचर कीप द अवेलेबल मॉइस्चर फ्लो अप इन द आइस, whereas in the arid region there is insufficient moisture। अगर पोलर रीजन की बात करें तो वहां पे मॉइस्चर तो है बट वो लो है इन आइस क्रिस्टल में, जबकि यहाँ पे जो एरिड रीजन है वहां पे इनसफिशिएंट मॉइस्चर है, जो कि केमिकल वेदरिंग को चाहिए प्रमोट होने के लिए। डिफरेंशियल वेदरिंग क्या होता है, डिफरेंशियल वेदरिंग होता है क्योंकि जो अदर मिनरल्स हैं उनके जो रेसिस्टेंट है, हमने देखा कि वो वेदरिंग की जो रेसिस्टेंट वो अलग अलग है, हर चीज जैसे क्वार्ट्ज ज्यादा रेसिस्टेंट है, कैल्साइट है नहीं, तो वो स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इसके लिए ये डिफरेंशियल रेट ऑफ वेदरिंग का ही रीजन है। तो हमने इस लेक्चर में देखा है वेदरिंग को समझा, वेदरिंग टाइप्स ऑफ वेदरिंग को समझा, टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बाद हमने रेट ऑफ वेदरिंग को भी समझा है। तो हमने वेदरिंग का चैप्टर यहां पर पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज स्टे एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल IS Conclave। थैंक यू गाइस।